हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर 12th बिजनेस क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है हमारी फिफ्थ यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस, इसका हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर दिया गया है 5.1 ऑर्गेनाइजेशन एंड जो इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस है इसकी भी, इसका महत्व और इसकी प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पे जो टूल किट में ये दिया गया है केनेथ सी टो के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि ए पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन ए गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड। मतलब एक कमजोर जो संगठन है ना, एक जो कमजोर संगठन है वो एक अच्छे उत्पाद को भी मिट्टी में मिला सकता है भाई। अगर ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है आपका, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका कमजोर है तो भले ही आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, उस अच्छे प्रोडक्ट को भी ये क्या कर सकता है, ग्राउंड का मतलब है, इनटू द ग्राउंड का मतलब है कि वो उसको अच्छे प्रोडक्ट को भी मिट्टी में मिला सकता है। इसका मतलब संगठन अच्छा होना चाहिए। जबकि दूसरी बात क्या कही इन्होंने, दूसरी बात इन्होंने कही है कि दैट ए गुड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज कंपेरेटिवली पुअर प्रोडक्ट कुड रन ए गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट। तो इन्होंने कहा है दूसरा कि यदि संगठन अच्छा है आपका, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, यदि संगठन आपका अच्छा है भले ही आपका जो प्रोडक्ट है वो पुअर हो, मतलब यदि संगठन आपका अच्छा है तो प्रोडक्ट आपका भले ही कमजोर हो तब भी क्या कर सकता है, वो दूसरे प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर सकता है। इसका मतलब क्या कहा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन संगठन अच्छा होना चाहिए भी, प्रोडक्ट आपका भले ही कमजोर हो। उसके बाद है हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो है मीनिंग आप देख सकते हैं। आफ्टर हैविंग द डिसाइडेड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के जो पहले के जो कार्य हैं, प्लानिंग जो है फर्स्ट कार्य था, उसका निर्धारण कर लेने के बाद मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो प्रबंधक क्या करते हैं, किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, फिर प्रबंधक जो है संगठन का ढांचा तैयार करते हैं, भी उसका डिजाइन तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, वी कॉल दिस फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इस कार्य को। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटी आर टू बी कंडक्ट। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है भाई, उन सभी क्रियाओं का इसमें निर्धारण किया जाता है कि कौन सी क्रियाएं करनी है, कैसे क्रियाएं करनी है, कौन कौन इसके प्रति जिम्मेवार होगा, किस किस को इसके अधिकार दिए जाएंगे और किसको ये कार्यभार सौंपा जाएगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा। तो इसमें ये सब निर्धारित की जाती हैं क्रियाएं भी। उसके बाद है हम इसकी डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में हम किसी के अनुसार भी देख सकते हैं, आपका हम कह सकते हैं कि हैने के अनुसार कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल पार्ट फॉर द अकम्प्लिश ऑफ सम कॉमन पर्पज आवर पर्पज भी। तो संगठन क्या है भाई, संगठन मैत्रीपूर्ण संयोजन है भाई, किसका, किसी भी जो सामान्य उद्देश्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का एक मैत्रीपूर्ण संयोजन है भाई आपका। ठीक है। उसके बाद है आपका हम देखेंगे कि इसकी फीचर्स क्या क्या हैं भाई, आपकी संगठन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए डिवीजन ऑफ वर्क भी, इसमें क्या होता है, कार्य का विभाजन होता है भाई। द डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई। तो कार्य का विभाजन क्या होता है, संगठन का आधार होता है भाई आपका। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कोई भी संगठन नहीं हो सकता बिना कार्य को बांटे हुई, मतलब कार्य का बंटवारा किए बिना कोई भी संगठन नहीं हो सकता। अंडर द डिवीजन ऑफ वर्क इंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स डिपार्टमेंट्स। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंतर्गत क्या होता है, अभी पूरे कार्य को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है। एंड वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज फर्दर डिवाइडेड सब वर्कर भी। और फिर क्या क्या होता है, प्रत्येक विभाग में जो कार्य है वो उप विभागों में बांट दिया जाता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला जो है हमारी विशेषता है वो कार्य का विभाजन है। तो पहले क्या करेंगे, पूरे कार्य को अलग अलग डिपार्टमेंटों में बांट देंगे, फिर जो प्रत्येक डिपार्टमेंट उसमें उसको उप डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर देंगे भाई आपका। सेकंड नंबर पे हमारा कोऑर्डिनेशन हुई, कोऑर्डिनेशन होता है समन्वय हुई आपका। ठीक है, मिलजुल कर कार्य करना भी। तो इस क्या होता है, संगठन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, अलग अलग डिफरेंट पर्सन, मतलब अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं और डिफरेंट वर्ग, उनका काम भी अलग अलग होता है। बट द एम ऑफ ऑल पर्सन हैपन टू बी सेम, लेकिन उनका कार्य क्या होता है भाई, सबका सेम होता है। ठीक है। द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेज, क्या होता है, सबने संगठन के जो है उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है भाई आपका। तो ऑर्गेनाइजेशन सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों का जो कार्य है एक दूसरे पर निर्भर है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए भाई, उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए भाई। उसके बाद है प्लूरिटी ऑफ पर्सन्स भी, मतलब ये है व्यक्तियों की जो है ग्रुप या समूह या संख्या भी आपकी। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स हु असेंबल टू फुलफिल ए कॉमन पर्पज भी।
तो संगठन एक व्यक्तियों का ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठे हुए हैं। एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता भाई। उसके बाद है आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव। देर आर वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पर्सन्स बट ऑल मूव इन द डायरेक्शन और टू अचीविंग जनरल ऑब्जेक्टिव। तो क्या करते हैं, एक संगठन में जो है विभिन्न पार्ट होते हैं, विभिन्न जो कार्य किए जाते हैं, और उन कार्यों को जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, जो हमारे जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की तरफ उसका रुख मोड़ना है या निर्देशन करना है या उनको प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करनी है। मतलब हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वह ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट भी। संगठन क्या है, प्रबंध के लिए एक यंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मशीन ऑफ मैनेजमेंट भी। तो संगठन क्या है, संगठन को प्रबंध का एक यंत्र माना जाता है। इट इज दैट मशीन इज नॉट पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल फिटिंग अवर नॉन फंक्शनिंग वे। तो यहाँ पे मशीन का मतलब ये नहीं है कि भाई मशीन में मतलब कभी भी कोई खराबी नहीं आएगी। इन अदर वर्ड्स इट इज डिवीजन ऑफ वर्क नॉट डन प्रॉपरली, अवर पोस्ट आर नॉट क्रिएटेड करेक्टली, द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कोलैप्स भी। इसका मतलब इन शब्दों में कह सकते हैं कि यदि जो है कार्य है ना प्रॉपर ढंग से नहीं होगा भाई, यदि कार्य प्रॉपर ढंग से नहीं होगा या उचित प्रकार से जो विभाग हैं वो नहीं बांटे जाएंगे, तो क्या होगा, पूरे का पूरा हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरी पूरी जो प्रबंध प्रणाली है वो कोलैप्स हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी भी, आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इसका भी ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन के लाभ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य जो बांट दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, फिर प्रत्येक डिपार्टमेंट उसको सब डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है जो उस कार्य को करने के योग्य है। वो उसका बार बार कार्य करेगा तो उसका एक्सपर्ट बन जाएगा, ठीक है, उसके काम में निखार आएगा, लागत कम आएगी। तो इससे क्या होता है, अभी हमें स्पेशलाइजेशन की क्या मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप भी, कार्य संबंधों में क्या आती है, स्पष्टता आती है भाई। तो कार्य को बढ़ जाने से उनको सबको ये पता होता है किस व्यक्ति ने क्या कार्य करना है, कहाँ कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, कौन किसको रिपोर्ट देगा भाई। तो उनके संबंध क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प टू फिक्सिंग इन अकाउंटेबिलिटी। ये जवाबदेही में भी क्या होती है, सहायक होती है भाई, कि इसको ये काम दिया था उसने नहीं किया तो उसको हम जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं भाई आपका। तीसरा है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी। जो हमारे पास संसाधन है ना उनका अनुकूलतम जो है उपयोग करना भी, आपका कुशलतम या अनुकूलतम उपयोग करना। तो क्या करते हैं, संगठन की प्रक्रिया के दौरान जो पूरा कार्य है उसको अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में बांट दिया जाता है भाई, और अलग अलग जो एम्प्लॉई हैं वो प्रत्येक अलग अलग कार्य को करते हैं भाई। ऐसा करने से क्या होगा, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एक्टिव बीइंग लेफ्ट आउट, द पॉसिबिलिटी ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेटिंग भाई। ऐसा क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी जो है वो निर्धारित की जा सकती है और कोई भी संभावना नहीं रहती भाई कि कोई कार्य छूट जाए या कोई कार्य दो बार हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए आपका, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका, चाहे वो मटेरियल हुआ, चाहे वो मशीन हुई, चाहे वो फाइनेंशियल हुआ, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हुए आपके। मतलब क्या होता है कि जो कार्य को हम अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, फिर उपविभागों में बांट दिए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित की जाती है, तो कोई भी ऐसी क्रिया नहीं रहती जो बिना हुए रह जाए भी, और कोई भी ऐसी कार्य नहीं होता जो दो बार हो जाए भी आपका। तो क्या होता है, इससे हमारे संसाधनों का जो है फुल यूटिलाइजेशन होता है आपका भी। उसके बाद है आपका फोर्थ नंबर पे अडोप्शन टू चेंज भाई। अडोप्शन टू चेंज मतलब परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है इसमें आपका। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या करती है भाई, ऑर्गेनाइजेशन जो कैपेबल टू अडोप्टिंग टू एनी चेंज कनेक्टेड विद द पास्ट ऑफ एम्प्लॉइज भी। कर्मचारियों के जो पद से संबंधित कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, संगठन में स्वीकार किया जाता है भाई, ठीक है। become the possible only because of that fact there is a clear scalar chain of authority for the managers right from top to lower level भी। तो ये केवल तभी संभव है जब उनके बीच जो संबंधों की जो श्रृंखला है ना, चेन है, वो स्पष्ट होगी। मतलब ये होगा भी अधिकार जो है वो कहाँ चलेंगे, जिसके अधिकार वो ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे भाई। whenever a managerial post falls vacant, जब एक प्रबंधकीय पद खाली होता है, इट इज इमीडिएटली फिल्ड अप बाय द प्रमोशन। तो इसको कैसे भरा जाएगा, इसको पदोन्नति के द्वारा भरा जाएगा भाई। सिंस एवरी सबऑर्डिनेट इज वेल अवेयर टू द वर्किंग ऑफ हिज बॉस भी। तो प्रत्येक जो नीचे काम करने वाले अधीनस्थ हैं वो क्या होगा, अपने बॉस के कार्य से अवेयर रहेंगे, एंड देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर हिज टेकिंग अप टू द न्यू पोस्ट।
और इससे कोई भी नए पोस्ट को भरने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी भी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावी प्रशासन, इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देर इज ऑलवेज ए कंडीशन ऑफ डाउट अबाउट द अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट अमंग देमसेल्फ भी। हमेशा ये पाया जाता है कि हमेशा एक संदेह की स्थिति रहती है भी, क्या कि प्रबंधकों को उनके अधिकारों के बारे में। द प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन मेक ए क्लियर मेंशन टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजर ऑल्सो देयर एक्सटेंड भी। तो संगठन जो है ये स्पष्ट कर देता है कि भाई कौन सी क्रिया किस प्रबंधक के अंतर्गत होगी भी। इट इज ऑल्सो क्लियर टू होम सेल ए मैनेजर ऑर्डर टू ए पार्टिकुलर जॉब भी। यहाँ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कौन मैनेजर है जो किसी विशेष कार्य को करेगा भी। एंड एवरीबॉडी ऑल्सो नोन टू होम दे आर अकाउंटेबल, और सबको ये पता होता है, ये पता चल जाता है कि कौन किसके प्रति जवाबदेह है, किसने किसको रिपोर्ट देनी है भाई। तो कन्फ्यूजन की स्थिति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो किसके द्वारा संभव हुई, आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल भी, यहाँ पे पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी भाई सभी, तो कर्मचारियों का विकास। तो संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज प्रैक्टिसाइड भी। तो क्या किया जाता है, कार्यों को सौंपा जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, जो कार्य होते हैं उन कार्यों को क्या किया जाता है, सौंपा जाता है भाई। कार्य को सौंप दिया हमने, अब कार्य को सौंप देंगे तो क्या करेंगे, दिस इज डन नॉट बिकॉज द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल बट ऑल्सो टू डिस्कवर न्यू टेक्निक ऑफ द वर्क। इसलिए नहीं कि उनकी जो कार्य की लिमिटेड जो कैपेसिटी, उनकी सीमित क्षमता के कारण, एक व्यक्ति की जो क्या होती है लिमिटेड जो कैपेसिटी होती है, लेकिन क्या होता है उन्होंने कुछ नई तकनीक या नए जो विचार हैं, नए मेथड हैं, उनको भी उन्होंने क्या करना होता है, डिस्कवर करना होता है भाई। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेकिंग डिसीजन टू द सुबॉर्डिनेट। इसलिए क्या भाई संगठन में जो सुबॉर्डिनेट अधीनस्थ हैं उनको जो अवसर प्रदान किए जाते हैं निर्णय लेने के भी। बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इस स्थिति का लाभ उठाते हुए दे ट्राई टू फाइंड आउट द लेटेस्ट टेक्निक, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं जो लेटेस्ट आधुनिक तकनीक है उसको फाइंड आउट करने की एंड इम्प्लीमेंट देम, और उसको पूरा करने की। कॉन्सिक्वेंटली इट हेल्प्स टू द ग्रो एंड डेवलप, इससे क्या होता है उनकी उन्नति और विकास में सहायता मिलती है भी। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी, मतलब जो विस्तार और जो है उन्नति। तो क्या कह सकते हैं इसमें, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलाउ द एम्प्लॉयज आर फ्रीडम टू टेक डिसीजन भी विद द हेल्प दे टू ग्रो भी। तो संगठन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, प्रत्येक कर्मचारी को स्वतंत्रता होती है कि अपने आधार पर निर्णय ले सकता है, जिससे उसकी ग्रोथ में सहायता होती है। दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस न्यू चैलेंज, वो हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दिस सिचुएशन कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज, ये स्थिति जो है संगठन के विकास के लिए भी क्या है, लाभदायक है भी, ठीक है। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेज विच इज टर्न देमसेल्फ इट्स डेवलपमेंट भी। तो इससे क्या होता है भाई, संगठन की जो आय अर्जित करने की स्थिति है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है आपकी। अब कंक्लूजन क्या है आपका, क्या है कंक्लूजन क्या है भाई, इसका निष्कर्ष क्या है आपका। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि द अबो एनालिसिस मेक इट क्लियर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग क्लियरली डिफाइन द पोस्ट रोल अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप क्रिएट ए स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव डिफाइन अंडर द प्लानिंग टर्न इनटू द रियलिटी भी। तो ऊपर का जो हमने विश्लेषण किया है, ऊपर जो विश्लेषण किया है, तो संगठन की प्रक्रिया क्या कर देती है अभी, सभी पदों को, उनकी भूमिका को, उनके अधिकारों को, उनके संबंधों को स्पष्ट कर देती है, उनके ढांचे को, जिससे क्या कहता है संगठन के जो उद्देश्य हमने परिभाषित किए थे उनको वास्तविकता में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं भाई, ठीक है। और इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि संगठन हैज द सम इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये कहावत है, कहा गया है कि संगठन का महत्व उसी प्रकार है प्रबंध में जिस प्रकार मानव शरीर में किसका भाई, हड्डियों के ढांचे का होता है। जिस प्रकार मानव शरीर में हड्डियों के ढांचे का महत्व है उसी प्रकार संगठन का महत्व है मैनेजमेंट में भी। तो हम कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब जो संगठन है ना वो मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई आपका, ठीक है। अब देखिए इसकी कॉन्सेप्ट है भाई आपकी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की जो है अवधारणा क्या है आपकी भी। तो इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपके। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस भी, संगठन क्या है, एक प्रक्रिया है आपकी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, पहली जो उदाहरण के अनुसार, इट हैज बीन कंसिडर एज ए प्रोसेस, को प्रोसेस माना है।
इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए फंक्शन, इसके अनुसार संगठन एक कार्य नहीं है दैट कैन बी परफॉर्म एट ए सिंगल स्ट्रोक, बल्कि जो एक ही बार में किया जाए, बट इट इज ए चेन ऑफ वेरियस फंक्शंस भी, बल्कि क्या विभिन्न कार्यों की एक श्रृंखला है। इट इंक्लूड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव, इसमें उद्देश्यों के बारे में सूचना प्राप्त करना, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटी, विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना, ग्रुपिंग देम, उनको समूह में विभाजित करना, डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंस एक्टिविटी, महत्वपूर्ण जो क्रियाओं का निर्धारण करना, उसके बाद है अलाविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार देना और उत्तरदायित्व निश्चित करना। तो ये सारी क्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं भाई। ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड द ह्यूमन बीइंग, संगठन का संबंध किससे होता है? मनुष्य से होता है भाई। एंड ह्यूमन कंडक्ट इज डीपली इफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ वर्क, और जो मनुष्य होता है वो क्या करता है भाई, वो जो है कार्य की स्थिति से, उसकी प्रतियोगिता से, उसकी योग्यता से और आंतरिक और बाह्य वातावरण परिवर्तन से क्या होता है, प्रभावित कर सकता है भाई। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस भाई। संगठन की प्रक्रिया क्या करती है भाई? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो टू बी चेंज, संगठन की प्रक्रिया भी क्या होती है? परिवर्तित होती है। इन परिवर्तनों से हेंस ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज डायनेमिक एलिमेंट, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, संगठन की जो प्रक्रिया है ना, इसको हम डायनेमिक एलिमेंट मतलब गतिशील तत्व के रूप में भी जो है परिभाषित या वर्णित कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप भी। तो संगठन क्या है भाई? एक संबंधों का ढांचा है भाई। दूसरी कॉन्सेप्ट है आपकी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस अवधारणा के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटेड एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, इस अवधारणा के अनुसार संगठन को एक संबंधों का ढांचा कहा गया है। अंडर दिस वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड ऑन एस्टेब्लिश एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द वेरियस पोस्ट, इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो कार्य कर रहे कर्मचारियों के बीच पारस्परिक संबंधों की स्थापना की जाती है। और उसके बाद देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफाइन, उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व निश्चित किए जाते हैं। एंड रिलेशनशिप लेज डाउन एज टू हु इज सुपीरियर एंड हु इज सुबॉर्डिनेट, और संबंधों में यह निश्चित किया जाता है कि कौन किसका उच्च अधिकारी और कौन किसके नीचे काम करने वाला अधीनस्थ है भाई, कौन किसका बॉस है, कौन किसके नीचे काम करेगा भाई। उसके बाद वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली परमानेंट भी, जो विभिन्न पद होते हैं अलग अलग विभागों में संगठन में, वो मुख्य तौर पर स्थायी पद होते हैं आपके। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड स्टैटिक एलिमेंट भी। इस प्रकार जो संगठन का जो संबंधों का जो ढांचा है उसको स्टैटिक एलिमेंट मतलब स्थिर जो घटक या स्थिर जो तत्व है वो कहा जाता है भाई। एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टू टाइप्स भी, संगठन का जो ढांचा है, संबंधों का जो ढांचा है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहला तो जो है औपचारिक संगठन, और दूसरा जो है अनौपचारिक संगठन भी। आपका आगे इसी चैप्टर में इनका जो है डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। अब कंपैरिजन कर रखी है अभी, कंपैरिजन कर रखी है दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में। सो फॉर द सिमिलरली बिटवीन बोथ कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है उनमें कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ अलगाव भी है भी। आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द लुक्ड अपॉन ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स भी, जो व्यावसायिक संगठन है वो क्या करता है, विभिन्न जो व्यक्तियों का समूह है, दोनों उदाहरणों में बताया गया है। देयर पार्ट आर बोथ टेंजिबल, और जो इनके पार्ट होते हैं इससे होते जैसे मनुष्य है, मटेरियल है, मशीन है, मनी है, ये इंटेंजिबल होते हैं जिनको देख सकते हैं, और कुछ इंटेंजिबल जैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, अधिकार और जो उत्तरदायित्व होते हैं या उद्देश्य होते हैं या फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। बोथ कॉन्सेप्ट आर स्ट्रेस अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू पार्ट्स भी, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में क्या भी आपका संबंधों की स्थापना के ऊपर बल दिया गया है। ये तो थे इनकी सिमिलरिटी हुई। अब डिससिमिलरिटी क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी दीज आर द सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ कॉन्सेप्ट, दोनों में क्या है, निश्चित अंतर भी है भाई आपका। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस, संगठन एक प्रक्रिया के रूप में, इस अवधारणा के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन इज ए फंक्शन विच कंटिन्यू थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटरप्राइजेस एंड चेंज गो टू टेकिंग प्लेस इन इट भी। तो जो संगठन एक प्रक्रिया उसके अंतर्गत क्या होता है भाई, संगठन का जो कार्य है वो लगातार चलता रहता है वो एक श्रृंखला के रूप में भी आपका। हेयर इन मैन इज द सेंट्रल पॉइंट भी, यहाँ पे क्या मनुष्य उसके है कि केंद्र बिंदु है भी आपका। इन अदर वर्ड्स मैनी फैक्टर अफेक्टेड देम, अ चेंज हैव टू बी इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंगली भी,
अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, बहुत से जो कारक हैं वो प्रभावित होते हैं परिवर्तनों से। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, दूसरी तरफ जो हमारी अवधारणा है कि संगठन संबंधों का ढांचा है, पोस्ट आर एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पोस्ट आर डिटरमाइन हुई। तो इसमें क्या किया जाता है, जो है अधिकारों और संबंधों की संगठन में जो है वो निर्धारण किया जाता है वही प्रत्येक पद के आधार पर। देयरफॉर हियर अंडर द कॉन्सेप्ट मोर अटेंशन इज पेड टू पोस्ट विच इज स्टेबल देन टू मैन भी। तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है उन पदों पर जिन पर जो है व्यक्तियों को स्थायी तौर पर नियुक्त किया जा करना है भाई हमने। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है संगठन की प्रक्रिया भाई, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो हमारे 4 फंक्शन इसमें आपके आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य का विभाजन और पहचान करना, डिपार्टमेंटाइजेशन विभागीयकरण, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कार्य को सौंपना, और एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम भी आपका, तो रिपोर्टिंग जो संबंधों की स्थापना करना भी। तो सबसे पहला आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क भी, कार्य का विभाजन और पहचान भी। तो इसमें क्या कहता है, पहला जो स्टेप है आपका ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, कार्य का विभाजन उसकी पहचान करना है भाई। पहले स्टेप में क्या, टोटल कार्य को विभिन्न क्रियाओं में बांट दिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है भाई आपका, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ से कच्चा माल खरीदना है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स कहाँ से खरीदने हैं, प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, स्टॉक कहाँ पे है, रिसर्च क्या, एडवर्टाइजमेंट क्या है, सेल्स क्या है। तो इन सभी बातों का क्या है, निर्धारण किया जाता है भाई। डिपार्टमेंटाइजेशन विभागीकरण भी आपका, डिपार्टमेंटाइजेशन ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट वंस वेरियस एक्टिविटी हैव बीन डिजाइन भी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। विभागीकरण क्रियाओं की शुरुआत तब होती है जब विभिन्न विभिन्न क्रियाओं को निर्धारण कर दिया जाता है कंपनी में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। द एक्टिविटी ऑफ द सेम नेचर आर ग्रुप टुगेदर, एक ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो इकट्ठी होती हैं एक ही विभाग के अंतर्गत भी आपकी। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुपिंग, इसलिए इसको समूह कहा जाता है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एक्सेट्रा भी हैज़ बिन गिवन टू परचेज डिपार्टमेंट। तो जो परचेज से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं वो सारी परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएंगी, सेल्स से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं वो सारी सेल्स डिपार्टमेंट से आएंगी भाई। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं वो उसी डिपार्टमेंट में शामिल की जाएंगी भी। यहाँ पे जैसे देखिए इन्होंने कहा है कि मान लीजिए एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है भाई, तो क्या करेगी, टोटल कार्य क्या है, उन्हें मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करना है भाई आपने। तो यहाँ पे अलग अलग क्रियाएं बना दी भी इन्होंने। पहली क्रिया क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमने खरीदना है भाई। दूसरा है परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, दूसरा है उन्हें जो निर्मित माल खरीदना भी आपका। तो देखिए ये दोनों क्रियाएं किससे संबंधित है, परचेज से, तो इसके अंतर्गत आएंगी परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तीसरा हमने प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, स्टॉक ऑफ मटेरियल जो स्टॉक रखना है, और रिसर्च अनुसंधान करनी है। तो ये तीनों की तीनों क्रियाएं किसके अंतर्गत आ गई भाई, प्रोडक्शन के अंतर्गत भाई। उसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करना है, बिक्री करनी है, तो ये किसके अंतर्गत आ गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद हमने फाइनेंसिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है, और कॉरस्पॉन्डिंग करनी है, तो ये तीनों किसके अंतर्गत आ गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। उसके बाद हमने क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल भाई, कर्मचारियों की जो अरेंजमेंट करनी है भाई, तो ये किसके अंतर्गत आती, पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी। ठीक है, तो टोटल कार्य का रिलेशन किससे, हमारा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करने से भाई आपका। उसके बाद तीसरे नंबर पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब कार्य को सौंपना। एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल आवर पोस्ट इज डिसाइडेड हुई। तो यहाँ पे क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है या पद है वो निर्धारित किया जाता है। एग्जाम्पल, परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स भी। तो क्या करेगा, जो क्रय प्रबंधक है वो क्रय प्रबंधक वस्तुओं क्रय करने का जो कार्य है वो उनको सौंपेगा। सेल्स मैनेजर गिव द वर्क ऑफ सेल्स ऑफ गुड, सेल्स जो प्रबंधक है क्या करेगा, वस्तुओं की बिक्री का कार्य सौंपेगा भी। एडवर्टाइजमेंट मैनेजर जो है विज्ञापन जो प्रबंधक है विल बी गिवन द वर्क ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो विज्ञापन का कार्य सौंपेगा। इसी प्रकार से जो वित्त प्रबंधक है वो वित्त का कार्य सौंपेगा भी आपका। ठीक है, वाइल असाइनिंग दिस ड्यूटी, अधिकारों को इस कार्य को सौंपते समय इट इज इंपॉर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ वर्क। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि काम की प्रकृति का मिलान किया जाए, किसके साथ, जिस व्यक्ति को हम काम दे रहे हैं उसकी कैपेसिटी के साथ हुई। अब ये देखना है कि उसके अंदर कोई योग्यता है नहीं जिसके अंदर को हम काम सौंप रहे हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी, रिपोर्टिंग संबंधों की स्थापना करना। व्हेन 2 or more than 2 persons वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल देयर रिलेशनशिप मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। जब 2 या 2 से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो किसी सामान्य उद्देश्य के
पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो वहां पे उनके संबंध क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए भाई। एवरीबॉडी शुड नो एज टू हु इज सुपीरियर एंड हु इज subordinate। प्रत्येक को ये पता होना चाहिए कि कौन किसका बॉस है और कौन किसके नीचे काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, द परचेज मैनेजर विल बी सुपीरियर फॉर द ऑल एम्प्लॉय ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। जो क्रय प्रबंधक है वो क्रय विभाग में जितने भी कर्मचारी उन सभी का क्या होगा भाई, बॉस होगा, उन सभी के ऊपर होगा वो, उन सभी का उच्च अधिकारी होगा वो। दे विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम, वो उससे आदेश प्राप्त करेंगे। एंड विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हिम, और उसके प्रति क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, जवाबदेह होंगे आपके। अब हमारा आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुई, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। आपको पता है कि संगठन दो प्रकार का होता है, संगठन एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल होता है भी आपका, ठीक है। तो क्या करते हैं भी आपका, देखिए आपका सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉर्मल के बारे में भी। आपका फॉर्मल क्या होता है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज वर्किंग एंटरप्राइजेज आर क्लियरली डिफाइंड हुई। तो एक औपचारिक संगठन से अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें जो काम कर रहे कर्मचारियों की जो उत्तरदायित्व है, जो उनके अधिकार हैं, जो उनके पारक संबंध, वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं भाई, ठीक है। उनके क्या है, जो अधिकार, कर्तव्य, जो आपसी संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। किसके, जो संगठन में काम कर रहे कर्मचारियों के भी आपके। तो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं वो। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है भाई आपकी। सबसे पहला, इट इज द डिफाइन इंटर रिलेशनशिप भाई। ये क्या करता है, आपसी संबंधों को परिभाषित करता है भाई, क्योंकि इसमें पहले से पता होता है कि एवरीबॉडी, प्रत्येक को पता होता है कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका सुबोर्डिनेट है, किसने किसको रिपोर्ट देनी है, कौन किस नीचे काम कर रहा है, ठीक है। तो इन सभी बातों की पहले से क्या होती है, निश्चितता होती है, स्पष्टता होती है भाई। दूसरा होता है, इट इज द बेस्ड ऑन रूल एंड प्रोसीडर्स भाई। ये नियमों और कार्यविधियों पर आधारित होता है भाई। इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व दैट ऑल प्री डिटरमाइन रूल एंड प्रोसीडर आर इन द फॉर्मुलेशन भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो नियम है, जो कार्यविधियां पहले से निर्धारित होती हैं भाई आपकी, ठीक है। तीसरा है आपका, इट इज द बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। ये किस पर निर्धारित होता है, ये आधारित होता है कार्य के विभाजन पर भी आपका। तो क्या करते हैं, जो मुख्य आधार होता है औपचारिक संगठन का, वो क्या होता है, कार्य का विभाजन होता है भी आपका। मुख्य आधार कार्य का विभाजन होता है। इन दिस द कनेक्टेड द एफर्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट विच ईच अदर भी। और जो विभिन्न विभाग हैं वो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास करते हैं उस पूरे काम को कंप्लीट करने का भी। इट इज डेलिबरेटेड क्रिएटेड भाई। ये जानबूझकर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है भाई, ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके भाई। इट इज इम्पर्सनल भाई, ये अव्यक्तिगत होता है भाई आपका। मतलब इसमें पर्सनल फीलिंग को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। इसमें डिसिप्लिन को सख्ती से पालन किया जाता है भाई आपका। तो पर्सनल जो फीलिंग है उसको इग्नोर करते हैं, जो डिसिप्लिन उसको स्ट्रिक्ट से पालन करते हैं भाई आपका, ठीक है। काम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, आपका फीलिंग को नहीं दिया जाता। इट इज मोर स्टेबल भी, ये क्या होता है, अधिक स्थिर होता है भाई आपका। तो चेंज कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बिकॉज इट इज नीड टू इंडिविजुअल एंड देयर विशेज, देयर इज मोर स्टेबल भी। तो क्या होता है यहाँ पे जो है, हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ये अधिक स्थिर होता है, स्थायी होता है भाई, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं थी, एडवांटेज क्या क्या है भाई इसके। तो फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे हम जो जवाबदेही है, जो उत्तरदायित्व तो वो निश्चित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हैव बीन क्लियर फिक्स्ड भी, क्योंकि उनके अधिकार, उनके उत्तरदायित्व वो स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिए गए हैं, हो जाते हैं इसमें आपका। और फिर क्या, आसानी से हम उसको उसके कार्य के प्रति जिम्मेदार ठहरा सकते हैं भी। उसके बाद नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी, किसी कार्य का दोहराव नहीं होता, क्योंकि सभी को स्पष्ट पता होता है कि किसने क्या कार्य करना होता है, किसने किसको रिपोर्ट देनी होती है। तो क्या होता है, किसी भी कार्य की डुप्लीकेशन नहीं होती, किसी कार्य का कोई दोहराव नहीं होता भाई। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, आदेश की एकता संभव होती है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये पता होता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुपीरियर है, तो वही उसको आदेश देगा। तो इसमें क्या होता है, आदेश की एकता पालन होता है भाई आपका। जो स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी होती है ना, वो इसमें पाई जाती है आपकी। इजी टू गेट गोल भी, उद्देश्यों को या लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, एक जो है ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सारी सामग्री है, जो संसाधन है, मानव संसाधन है, उनका कुशलतम उपयोग होता है भाई यहाँ पे। तो आसानी से हम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन भी, संगठन में क्या आती है, स्थिरता आती है भाई। ऑल
द पीपल वर्क बाय ऑब्जर्विंग रूल एंड रिमेन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट डिमांड देयर अथॉरिटी हुई। सभी व्यक्ति क्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, किसी प्रकार का कोई जो है झगड़ा नहीं होता और जो अधिकार होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। तो क्या होता है, अच्छे संबंधों की उनकी बीच स्थापना होती है, जिससे क्या होता है, संगठन में स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है भैया आपकी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है भैया आपकी, लिमिटेशंस भी है इसकी कुछ ना कुछ, क्योंकि हर चीज़ की क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं, तो लिमिटेशंस भी डेफिनेटली होंगे उनकी। तो सबसे पहला डिले इन वर्क भी, कार्य में देरी। तो प्रत्येक जो एवरी एक्टिविटी इज बाउंड बाय द रूल विच कॉजेज अननेसेसरी डिले इन द कंप्लीटिंग ऑफ वर्क, क्योंकि प्रत्येक जो क्रिया में हमने नियमों का पालन करना होता है और इसलिए क्या होता है अभी, कार्य को पूरा करने में अनावश्यक देरी हो जाती है। लेक ऑफ इनिशिएटिव भी, पहल की क्षमता भी, यहाँ पे क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं हैव टू व्हाट दे आस्क टू डू, दे डो नॉट हैव ए चांस टू सम इंडिपेंडेंट थिंकिंग। उनको क्या होता है, पहले से ही जो नियम दिए गए उन्हीं के अनुसार उन्हें कार्य करना होता है, किसी से कुछ पूछना नहीं होता और उनके पास सोचने की शक्ति नहीं होती हुई, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो उनको ऑब्जर्व कर दिया उसी का उन्होंने पालन करना होता है। तो उनकी जो पहले क्षमता होती है ना, वो क्या हो जाती है, उसका अंत हो जाता है, वो मर जाती है भाई आपकी। स्किल्स इनिशिएटिव का मतलब होता है उनकी पहले क्षमता का अंत हो जाता है, उनकी पहले क्षमता समाप्त हो जाती है, मर जाती है। मैकेनिज्म ऑफ रिलेशनशिप भी, संबंधों का यंत्रीकरण भी। तो इसमें क्या करते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ ऑल पीपल आर डिफाइंड भी, तो सभी लोगों के क्या होते हैं, संबंध जो होते हैं वो परिभाषित होते हैं भाई। दिस लिव्स नो चांस टू एनी म्यूचुअल इंटरप्ले एंड द नॉलेज टू अदर पीपल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सप्लॉइट भी। तो क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो होता है, दिस लिव नो चांस टू एनी म्यूचुअल इंटरप्ले अवर द नॉलेज ऑफ अदर पीपल भी। तो दूसरे लोगों के जो ज्ञान में या उनके जो आपसी जो रिलेशन होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देयर एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड भी, तो जो उनका अनुभव है वो भी वहाँ पे जो है उसका भी क्या होता है भाई, शोषण होता है भाई। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अनौपचारिक संगठन क्या होती है भाई। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड डेलिब्रेटेड भी। अनौपचारिक संगठन वो संगठन है जो जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता, बट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बिकॉज कॉमन इंटरेस्ट, बल्कि कब अस्तित्व में आता है, ये सामान्य जो है इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट से, सामान्य रुचियों से, टेस्ट से, या फिर रिलीजियस या कॉमन रिलेशन से भी, मतलब जो हमारे आपसी संबंध हो जाते हैं, हित हो जाते हैं, धार्मिक कार्य हो जाते हैं या सामूहिक कार्य हो जाते हैं, उसके कारण इस संगठन का जो निर्माण होता है। द चीफ क्वालिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मुख्य विशेषता क्या है इसकी, लाइज इन द फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड कोऑपरेटिव नेचर। ये क्या होता है, मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं और जो ये मतलब आपस में जो है इसकी कोऑपरेटिव नेचर, सहयोगी प्रकृति का होता है भाई आपका, फ्रेंडली नेचर का होता है और सहयोगी प्रकृति का होता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एन इंडिविजुअल डज नॉट हेल्प अनदर इंडिविजुअल इन द एक्टिविटी सिंपली। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है भाई आपका, जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की हेल्प नहीं करता, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि वो इसके लिए जिम्मेदार है, बट बिकॉज इट इज हिज पर्सनल लाइकिंग। क्यों वो इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि किस लिए, क्योंकि वो उसकी जो है पसंद करता है भाई। फॉर एग्जाम्पल, इन ए फॉर्मुलेशन ए सुपरवाइजर इन ए परचेज डिपार्टमेंट कंसल्ट ओनली द परचेज मैनेजर ऑफ हिज डिपार्टमेंट, बल्कि उसमें क्या था आपका फॉर्मल में, जैसे परचेज जो डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी है वो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से ही बात कर सकता है भाई, अन्य किसी से नहीं कर सकता। जबकि क्या होता है इनफॉर्मल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, वो किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर से, और हो सके तो वो जनरल मैनेजर से भी डायरेक्ट क्या कर सकता है, बात कर सकता है। ठीक है, तो नॉट ओनली दिस, ए सुपरवाइजर कैन टॉक डायरेक्टली टू जनरल मैनेजर। तो इतना ही नहीं, वो क्या कर सकता है, एक सुपरवाइजर जनरल मैनेजर से डायरेक्टली बात कर सकता है भाई आपका। ठीक है, तो क्या गया है, चेस्टर बेनार्ड के अनुसार द ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल वेयर द म्यूचुअल रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश अनकॉन्शियसली एंड फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव हुई। तो अनौपचारिक संगठन वो संगठन है जहाँ पे क्या होता है भाई, जो है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है संबंध, जो पारस्परिक संबंध अपने आप स्थापित हो जाती हैं भाई। अनकॉन्शियसली मतलब अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं भाई सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है आपकी, बेस्ट ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, किस पर आधारित है ये, औपचारिक संगठन पर आधारित है भाई आपका ये अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन के ऊपर क्या भाई आधारित है। दूसरा है इट हैज नो रिटन रूल एंड प्रोसीडर भाई, उसमें क्या थे, कुछ निश्चित नियम और कार्यविधियां होती थी, लेकिन इस संगठन में कोई भी लिखित में रूल या कार्यविधि नहीं है आपसी संबंधों की।
बट देर आर ग्रुप नॉर्म्स विच हैव टू बी ऑब्जर्व, परंतु यहाँ पे कुछ सामान्य जो नॉर्म्स हैं जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, पालन करना होता है। फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, से संगठन में काम करे जो कर्मचारी हैं, बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक विशेष समुदाय से संबंधित है, फ्रॉम ए सेपरेट ग्रुप इनटू द इनफॉर्मल वे, तो क्या होगा, अनौपचारिक तरीके से वो क्या होगा, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। वह ग्रेजुअली सम नॉर्म ऑफ डू एमर्ज लाइक हेल्पिंग द मेंबर ऑफ देयर ग्रुप टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम भी, और धीरे धीरे क्या होता है, कुछ नॉर्म्स की स्थापना की जाती है जो क्या कहते हैं, जो कार्य कर रहे कर्मचारी होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी। सिमिलरली दे प्रोटेक्ट द मेंबर ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम द मैनेजरियल एक्सप्लॉयटेशन भी, और वो क्या करते हैं भाई, जो प्रबंधकीय जो सदस्य हैं उनकी सुरक्षा करते हैं शोषण से। इन दिस वे ऑल द पर्सन ज्वाइनिंग द इनफॉर्मल ग्रुप विल बी बॉन्ड टू ऑब्जर्व द नॉर्म ऑफ ग्रुप, इस प्रकार से क्या है भाई, जो व्यक्ति हैं इनफॉर्मल ग्रुप में वो क्या करते हैं, इन नॉर्म्स का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, उन्हीं को फायदा होता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हुई, मतलब संचार, कम्युनिकेशन होती है संचार या संदेशवाहन हुई, उसके माध्यमों की इंडिपेंडेंट, ऊपर निर्भरता या आश्रित होना। इस संगठन में क्या होता है भाई, रिलेशन अमंग द डिफरेंट पीपल, विभिन्न लोगों के बीच जो आपसी संबंध होते हैं, नॉट डिफाइंड, वो परिभाषित नहीं होते, बिकॉज ए पर्सन एट द लोअर रैंक, क्योंकि एक कम रैंक का व्यक्ति भी कैन हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन ऑफ हाईएस्ट रैंक लेवल भी, एक लोअर रैंक का व्यक्ति भी डायरेक्ट क्या कर सकता है, एक उच्च लेवल के अधिकारी से या उच्च लेवल के व्यक्ति से बात कर सकता है भाई। तो यहाँ पे उनके संबंध स्थापित स्पष्ट नहीं होते। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड भी, जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है, संचार का जो प्रवाह है वो स्पष्ट नहीं होता। उसके बाद है इट इज नॉट डेलिब्रेटेड क्रिएटेड भी, पहले वाला क्या था फॉर्मल, वो जानबूझकर स्थापित किया जाता, जबकि जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता भाई, ये आपसी संबंधों के कारण पैदा होता है। इट हैज नो प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भाई, संगठन चार्ट में इसके लिए कोई स्थान नहीं है आपका, संगठन चार्ट में इसके लिए कोई भी प्रॉपर स्थान नहीं है आपका भाई। उसके बाद इट इज पर्सनल भाई, ये क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। इट इज बीइंग पर्सनल मीन्स दैट अंडर दिस फीलिंग द इंडिविजुअल आर केप्ट इन द माइंड द नथिंग इज इम्पोज्ड अपॉन द, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या होता है, फीलिंग्स को ध्यान में रखा जाता है व्यक्तियों की, और वहाँ पे फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखा जाता था भाई, वहाँ पे रूल को फॉलो करना होता था। इट्स लैक स्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है, स्थिरता का अभाव पाया जाता है। देयर इज जनरल लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन सच ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल मिक्स विद द वन ग्रुप ऑफ पीपल टूडे बट कैन क्रॉस ओवर द अनदर ग्रुप टुमारो, यहाँ पे क्या होता है, स्थिरता का अभाव होता है। आज जो है एक व्यक्ति एक ग्रुप में है तो अगले दिन वो कोई दूसरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है भाई। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, एंड इंडिविजुअल कैन बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप्स एट ए वन टाइम, यही नहीं कि एक व्यक्ति एक समय में एक से ज़्यादा जो है समूह का सदस्य भी बन सकता है भाई आपका। ये थी इसकी विशेषताएं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है भाई आपकी, तो एडवांटेज में हम क्या है, सबसे पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी, मतलब प्रभावी संचार या प्रभावी संदेशवान भी आपका। इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट कोर्सेज, मतलब जो निश्चित जो है संबंधों के अभाव में, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रभावी होता है भी आपका। मैनेजर्स कैन बी क्विकली कन्वे फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, इस प्रणाली की सहायता से क्या कर सकते हैं भाई, मैसेज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी कन्वे कर जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है भाई। क्यों, क्योंकि इसमें वो प्रोसेसर का पालन नहीं करना होता, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हो, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को अपनी बात बताएगा, फिर वो उससे आगे होगा, फिर उससे आगे होगा, मतलब इसमें ऐसे चेन नहीं चलती, वो डायरेक्ट किसी से भी बात कर सकता है, तो क्विकली इसमें क्या होता है, मैसेज कन्वे होता है। फुलफिल द सोशल नीड्स भी, मतलब क्या होता है, सामाजिक जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना भी। तो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, पीपल वहाँ पे जो काम करने वाले लोग क्या होते हैं, सिमिलरिटी टू थ्रो द आइडियाज फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ देयर ओन भी, तो उनके अपने ग्रुप के जो विचार होते हैं वो एक समान होते हैं भाई। ऑल द पीपल इन ए ग्रुप स्टैंड बाय द वन अनदर इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन मैटर्स भी, तो क्या करते हैं, जो उनके कर्मचारियों के मामले में, जो संगठन में काम कर रहे कर्मचारियों के मामले में अगर किसी की कोई समस्याएं हैं या ज़रूरतें हैं तो उनका आपस में क्या करते, सभी दूसरे की सहायता करते हैं भाई। फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या करते हैं, संगठन के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। हियर देयर इज नो प्रेशर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
यहाँ पे औपचारिक संगठन की तरह कोई दबाव नहीं होता। इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन subordinate put their ideas before the supervisor without any fear and hesitations भी। अनौपचारिक संगठन में जो सुबॉर्डिनेट हैं, जो अधीनस्थ हैं, काम करने वाले नीचे, वो अपने विचार जो हैं अपने सुपीरियर के सामने रख सकते हैं बिना किसी डर और हिचक के भी। इट हेल्प द सुपरवाइजर टू अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टीज। इससे क्या होता है, सुपरवाइजर को उनकी कठिनाई को समझने में सहायता मिलती है। एंड इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट, और उनकी समस्या का तुरंत समाधान भी हो जाता है। सिंस द प्रॉब्लम आर इजिली सॉल्व इट बिकम इजियर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यदि समस्या का समय पर आसानी से समाधान हो जाए तो इससे संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है भाई। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस भी हैं। क्या है, इट क्रिएट रूमर्स भाई। रूमर्स का मतलब क्या है, अफवाहें फैलाना भाई। ये क्या करता है, अफवाहें फैलाता है। ऑल द पर्सन आर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेसली। जो सभी व्यक्ति हैं जो अनौपचारिक संगठन में, वो क्या करते हैं भाई, लापरवाही से जो है बातें करते हैं भाई। एंड समटाइम ए रॉन्ग थिंग इज कन्वे टू द अदर पर्सन भाई, इट मे बी ब्रिंग इन हॉरिबल रिजल्ट भाई। कई बार क्या होता है, मतलब लापरवाही से जो है वो गलत मैसेज कन्वे हो जाता है एक दूसरे व्यक्ति के पास, जिससे क्या होता है, जिसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं बाद में भी। दूसरा है इट रेसिस्ट चेंज भी, ये परिवर्तनों का विरोध करता है भाई। दिस ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज एंड ले स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक भी, ये परिवर्तनों का विरोध करता है और पुरानी तकनीक को अपनाने पर ही ज़्यादा बल देता है भाई। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स भी, जो ग्रुप नॉर्म्स हैं आपके, उनका दबाव होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल आर अंडर द प्रेशर्स ऑफ ऑब्जर्विंग ग्रुप नॉर्म्स भी, तो इस संगठन के अंतर्गत जो ग्रुप नॉर्म होते हैं उनका अपनाने का जो प्रेशर होता है। समटाइम द पीपल असेंबल इन इनफॉर्मल ग्रुप्स lost sight of their objective and all decided to opposite them superior uninformally भी। such a situation adversely affect the productivity भी, तो इस स्थिति में क्या होता है, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है भाई आपका। अगर हम कहें कंक्लूजन के रूप में, दिस इज क्लियर फ्रॉम द अबो डिस्क्रिप्शन, ऊपर के जो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल स्पष्ट है कि बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर मेरिट एंड डेमेरिट, दोनों प्रकार के संगठनों के अपने अपने गुण और अवगुण हैं। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो जो फॉर्मुलेशन इज हेल्पफुल टू अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इजीली भाई, एक तरफ तो औपचारिक संगठन क्या करता है भाई, संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करने में सहायक है। बट द अनदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट, बल्कि दूसरी तरफ क्या होता है, अनौपचारिक संगठन में कम महत्वपूर्ण नहीं है इफ यूज्ड प्रॉपरली, यदि इसका उचित उपयोग किया जाए। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इनफॉर्मल रिलेशन अमंग द एम्प्लॉयज आर कंप्लीमेंट्री टू फॉर्मल रिलेशनशिप भी, अनौपचारिक संगठन में कर्मचारियों के जो कार्य है ना, वो क्या होते हैं, औपचारिक रूप से पूरक होते हैं भाई, एक दूसरे के पूरक है भाई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, इट इज सेड, ये कहा जाता है, द बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आर नेसेसरी फॉर द एनी ग्रुप्स, सब किसी भी ग्रुप के लिए दोनों प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। जस्ट एज द टू ब्लेड आर एसेंशियल टू मेक ए पेयर ऑफ सीजर्स वर्केबल, जैसे एक जो कैंची होती है उसको कार्य करने के लिए दोनों प्रकार के ब्लेड की जरूरत होती है, इसी प्रकार एक संगठन की सफलता के लिए क्या होती है भाई, दोनों की जरूरत होती है, औपचारिक की भी और अनौपचारिक की भी आपकी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट विल बी ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट टू से दैट एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड फॉर्मुलेशन शुड बी पॉजिटिव भी, और इस संदर्भ में हमें यह भी कहना उचित होगा कि जो प्रबंध का जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव है भाई आपका। अब डिफरेंस क्या है भाई इन दोनों के बीच, लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इस डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका जनरल मैनेजर है भाई, जो टॉप लेवल पर है भी आपका, क्या है, जनरल मैनेजर है जो टॉप लेवल के ऊपर है भी आपका। ठीक है, अब क्या जनरल मैनेजर क्या करेगा, इसके नीचे तीन में ये परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर है आपका, प्रोडक्शन मैनेजर मेरे, और यहाँ पे क्या है, फाइनेंस मैनेजर है भाई आपका। परचेज मैनेजर के नीचे काम कौन कर रहे हैं, परचेज सुबॉर्डिनेट भी, इसके नीचे काम कौन कर रहे हैं, प्रोडक्शन सुबॉर्डिनेट भी, इसके नीचे काम कौन कर रहे हैं, फाइनेंस सुबॉर्डिनेट भी आपकी। ठीक है, अब क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट सुबॉर्डिनेट तो परचेज मैनेजर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और परचेज मैनेजर क्या किसको करेगा, जनरल मैनेजर को भी। यहाँ भी ऐसे ही आपके, ठीक है, मतलब ये टॉप लेवल हो गए, इसके नीचे ये हो गया, इसके नीचे ये हो गया, अब इसके ऊपर ये हो गया और इसके ऊपर ये हो गया। तो क्या है आपका, ध्यान दीजिए, जो औपचारिक संगठन था आपका, फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें क्या था, उसमें एक सीक्वेंस में चलते थे भी,
यहाँ से ये, इधर से ये, और यहाँ से कोई शिकायत सुझाव रिपोर्ट तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे चलते थे भाई। इसमें भी ऐसे ही, ठीक है। वहाँ पे एक चेनिंग सिस्टम था, स्केलर चेन सिस्टम। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है भाई, डायरेक्ट। जैसे परचेज सुपरडेंट है, जरूर नहीं कि वो परचेज मैनेजर को ही बताए, वो प्रोडक्शन मैनेजर को भी बता सकता है या फिर डायरेक्ट इसको भी बता सकता है। जैसे देखिए ये फाइनेंस सुबॉर्डिनेट है, ये जरूर नहीं कि ये इसी को बताए, ये डायरेक्ट जनरल मैनेजर से भी कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे संबंधों का ऐसा कोई भी रूल नहीं होता कि उसने अपनी सुबॉर्डिनेट को, अपने से जो उच्च अधिकारी है उसी को रिपोर्ट देनी है। तो किसी से भी क्या कर सकता है, कोई भी सलाह मशुरा कर सकता है भाई, किसी से भी अपनी शिकायत बता सकता है भाई आपका। तो अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया इसमें, देखिए आपका जो है आपका इसमें बताया गया था आपका, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबो डायग्राम, ऊपर डायग्राम में स्पष्ट है कि फॉर्मुलेशन एंड जनरल मैनेजर, परचेज मैनेजर जो है वो परचेज सुबॉर्डिनेट है विद चेन रिलेशनशिप भी। तो परचेज मैनेजर और परचेज सुबॉर्डिनेट है, उनके बीच चेन रिलेशनशिप होती है। एंड दे हैव टू कंडक्ट देमसेल्फ विद इन द लिमिटेशंस ऑफ चेंज, वो श्रृंखला की लिमिटेशंस में ही आपस में संपर्क कर सकते हैं। जबकि अन्य शब्दों में क्या है भाई आपका, इन अदर वर्ड्स परचेज सुबॉर्डिनेट हैज कन्वेड टू हिज आइडियाज ओनली द परचेज मैनेजर, अपने जो है परचेज मैनेजर से ही अपने विचार कन्वे कर सकता है भाई। सिमिलरली दिस चेन सेल ऑपरेट इन द प्रोडक्शन एज फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो भी। तो क्या करेगा उसके बाद ये फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा। ऑन कंट्रीज के विपरीत इनफॉर्मल में क्या कर सकते हैं, एक परचेज सुबॉर्डिनेट होता है, कैन हैव टॉक विद द प्रोडक्शन मैनेजर भी, वो किससे बात कर सकता है, वो प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, किसके कारण भी, अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण। सिमिलरली द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज कैन प्लेस द प्रॉब्लम बिफोर द जनरल मैनेजर भी, और क्या होता है जनरल मैनेजर जाने से पहले समस्या का समाधान हो जाता है भाई। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या क्या अंतर है आपका, इधर फॉर्मल है इधर इनफॉर्मुलेशन में। सबसे पहला है मीनिंग आपका, तो मीनिंग क्या है भैया, फॉर्मुलेशन क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, तो ये संगठन प्रबंध के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटीज कॉल्ड फॉर्मुलेशन, यहाँ पे जो अधिकारों का जो ढांचा है उसके रूप में जो औपचारिक संगठन की स्थापना की जाती है भाई, तो अधिकारों के ढांचे के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, ये जो है आपसी संबंधों के कारण इसका जन्म होता है भाई आपका, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में इसका आपसी संबंधों के कारण इसका जो क्या होता है, जन्म होता है भाई, ओरिजिन उत्पत्ति हुई। इट इज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ दिस रूल एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की नीति और नियमों के कारण इसकी स्थापना की जाती है। इट इज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ सोशल रिलेशन, ये सामाजिक संबंधों के कारण स्थापित किया जाता है भाई। अथॉरिटी अधिकार, अथॉरिटी इज बोर्न आउट ऑफ द पोस्ट एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव डाउनवर्ड, इसमें क्या होते हैं, जो अधिकार होते हैं एक संगठन में वो पद के आधार पर होते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं भाई अधिकार। इसमें क्या होता है, अथॉरिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इसमें जो अधिकारों का जो जन्म होता है वो आपसी संबंधों के कारण होता है भाई। तो अधिकार क्या होते हैं भाई, वो डाउनवर्ड होते हैं भाई आपके। इट कैन बी हॉरिजेंटल, इसको हम क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड भी कह सकते हैं या फिर हॉरिजेंटल भी कह सकते हैं, हॉरिजेंटल मतलब आपस में भाई एक दूसरे के समान रूप से भाई आपके। उसके बाद बिहेवियर, व्यवहार, बिहेवियर इज द प्रीडिटरमाइंड, व्यवहार पहले से निश्चित होता है। इट मीन्स दैट इट इज नोन बिफोर हैंड हु विल डू व्हाट एंड हाउ विल ही डू इट, हु विल बी द बॉस एंड हु विल द सुबॉर्डिनेट। इसमें जो बिहेवियर व्यवहार है जो पहले से निर्धारित होता है, सबको पता होता है किसने क्या कार्य करना है, कैसे करना है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुबॉर्डिनेट है भाई। जबकि इसमें क्या होता है, बिहेवियर डिपेंड ऑन इंडिविजुअल अटैचमेंट भी, ये आपसी अटैचमेंट पर निर्भर करता है। विच मीन्स इट इज नॉट प्रीडिटरमाइंड, ये पहले से निश्चित नहीं होता भाई। फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का जो प्रभाव होता है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड भी, जो संदेशवान होता है वो क्या होता है, डिफाइन निश्चित होता है भाई। इट मूव्स अकॉर्डिंग टू देयर स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी, किसके अनुसार होता है आपका, जो अधिकारों की श्रृंखला होती है ना उसके अनुसार होता है भाई आपका। यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, निश्चित नहीं होता। इट कैन बी मूव एनी डायरेक्शन, ये किसी भी दिशा में हो सकता है भाई आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेचर, इट इज मोर स्टेबल, ये अधिक स्थायी होता है। फोरकास्टिंग इज पॉसिबल इन इट, इसमें पूर्वानुमान लगाना संभव है भाई। इट इज टेम्परेरी, ये अस्थायी होता है, कम स्थायी या लेस स्टेबल कम स्थायी होता है। फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल भाई, इसमें जो है पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है भाई। लीडरशिप, नेतृत्व, बिकॉज ऑफ देयर हाई रैंक द मैनेजर्स आर द लीडर, इसमें उच्च रैंक के कारण जो प्रबंधक होते हैं वो क्या होते हैं भाई, नेता होते हैं। द लीडर्स इज इलेक्टेड, इसमें नेता क्या है, चुने जाते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो चैप्टर 5th यूनिट का 5.1 क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।